हेलो स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक जो है वो है मनु का सप्तांग सिद्धांत। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने क्या क्या स्टडी किया। मनु ने जिस प्रकार से राजा की उत्पत्ति का वर्णन किया है वो हम पढ़ चुके हैं। राजा के क्या क्या गुण होने चाहिए, राजा का कार्यक्षेत्र क्या होता है, उसकी प्रजा के क्या कर्तव्य हैं, यानी अपनी प्रजा के प्रति उसकी क्या ड्यूटीज़ बताई गई हैं मनु के अनुसार, उन सब का हमने अध्ययन किया है। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है मनु का सप्तांग सिद्धांत। मनु का सप्तांग सिद्धांत क्या है? देखिए, सबसे पहले तो नाम से झलक रहा है कि सप्त प्लस अंग, सप्तांग। ये जो सप्तांग सिद्धांत है ये मनु, कौटिल्य, शुक्र आदि जो राजनीतिक विचारक हैं उनके द्वारा दिए गए हैं। और सप्तांग सिद्धांत जो है ये राज्य के 7 अंगों के बारे में इनका वर्णन है। इन सभी विचारकों ने राज्य की प्रकृति के लिए, मनु ने यहाँ पे राज्य के जो 7 अंग हैं इनको प्रकृति का नाम दिया है, लेकिन एक समान सभी इन तीनों विचारकों ने राज्य के लिए जरूरी जो अंग माने हैं उनकी संख्या है 7। हाँ, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है जिनको कि जब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा तब हम उसमें इनकी स्टडी कर लेंगे। अगर आप एक भी टॉपिक को, यानी कि जैसे कि आप मनु या कौटिल्य, शुक्र, एक भी चैप्टर को आप अच्छे से अगर स्टडी करते हैं तो बाकी के 2 चैप्टर आपको पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ हम पढ़ते हैं मनु का सप्तांग सिद्धांत। अब देखिए, मनु ने इसकी जो तुलना की है, राज्य की तुलना, वो एक जीवित जागृत शरीर के रूप में की है। शरीर जो है उसके अलग अलग अंग होते हैं, आँख है, नाक है, कान है, पैर है, अलग अलग भाग होते हैं। तो ये एक ही शरीर के अलग अलग अंग होते हैं। तो क्या इनका अलग पृथक रूप से कोई अस्तित्व है? अगर हम आँख को हटा दें, नाक को हटा दें, कान को हटा दें, तो क्या उनका अलग रूप से कोई अस्तित्व रह पाएगा? या जो शरीर है वो पहले की तरह प्रॉपरली काम कर पाएगा? तो ऐसे में क्या है कि मनु ने यहाँ पे कहा है कि ये जो राज्य के 7 अंग हैं वो राज्य से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि इनका पृथक रूप से कोई अस्तित्व नहीं है, और ये अंग राज्य से अलग नहीं रह सकते हैं। इनमें से किसी एक अंग को हटा दें तो राज्य क्या है, वो भी, उसका जो अस्तित्व है उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इन विद्वानों ने राज्य के इन अंगों की जो तुलना की है, वो कंपेयर जो किया है वो मानव के शरीर से किया है। सबसे पहले हम मनु की ही चर्चा करते हैं। ये 7 अंग हैं, 7 भाग हैं, 7 अवयव हैं। इनको मनु ने नाम दिया है प्रकृति। तो प्रश्न जो है वो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मनु के अनुसार राज्य की 7 प्रकृति क्या है। तो ये जो 7 प्रकृति हैं वो इस प्रकार से हैं। और देखिए, जो इनकी सीक्वेंस है वो भी ऐसे ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप पहले फर्स्ट नंबर पे मित्र लिख दें या फिर 5वें नंबर पे मंत्री लिख दें। इनकी जो सीक्वेंस है, फर्स्ट नंबर पे क्या आना है, सेकंड नंबर पे क्या आना है, इनकी सीक्वेंस ऐसी ही रहनी है। स्वामी, मंत्री, पुर, राज्य, कोश, दंड और मित्र, इन सभी एक एक पार्ट को हम अलग से स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वामी। स्वामी, देखिए, मनु ने राजा को एक अलग टर्म दी है, स्वामी। किंग जो होता है, राजा होता है, उसको मनु ने स्वामी का नाम दिया है। तो आप यहाँ पे अपने, जब मनु का आप सप्तांग सिद्धांत बताएंगे तो उसमें राजा शब्द यूज़ नहीं करेंगे बल्कि स्वामी शब्द यूज़ करेंगे। तो स्वामी जो है वो क्या है, ओवरऑल एक पूरे शरीर के समान है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, स्वामी यानी कि राजा का, राज्य का क्या हुआ, वो स्वामी हुआ, राज्य का पूरे राजा हुआ। तो यहाँ पे उसने हर एक प्रकृति के बारे में डिस्क्राइब किया है कि क्या क्या उसके कार्य होने चाहिए, क्या उसके गुण होने चाहिए, या क्या उसकी विशेषता होती है, इस प्रकार से। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वामी की। तो राजा जो होता है या स्वामी जो होता है उसका क्या कार्य है, अपनी प्रजा की रक्षा करना। और कार्य जो है
इस कार्य के लिए उसमें क्या होना चाहिए, सभी प्रकार के लगभग गुण होने चाहिए। नैतिक गुणों से तो युक्त होना ही चाहिए, तभी वो क्या करेगा, प्रजा को एक नैतिकता का पाठ पढ़ा सकेगा या प्रजा को एक अच्छे रास्ते पर चला सकेगा। तो अपने जितने भी जो उसके प्रशासनिक दायित्व हैं वो उनका निर्वहन तभी कर सकेगा जब वो धर्म के अनुसार कार्य करे, नैतिकता के अनुसार कार्य करे। तो इस प्रकार से ये हुआ स्वामी। दूसरा जो अंग है वो है मंत्री। मंत्री जो है वो राज्य की आंखों के समान है। अब मंत्री की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है, किस प्रकार से ज़रूरत पड़ रही है। देखिए, राजा है वो इतना सक्षम नहीं होता है कि वो सभी विषयों पर अपनी पूरी तरीके से पकड़ रखे। तो ऐसे में उसको क्या चाहिए होता है कि वो किसी अन्य व्यक्ति से सलाह ले, परामर्श ले। कभी कभी ऐसी ज़रूरत भी पड़ जाती है शासन के संचालन में। तो हो सकता है कि वो एक मंत्री से सलाह ले, या ऐसा भी हो सकता है कि वो अलग अलग विषयों के लिए बहुत सारे मंत्रियों की नियुक्ति करे और उनसे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं उन पे अपनी सलाह ले। तो मंत्री जो है वो कैसे होने चाहिए इस पर्पज़ के लिए, विद्वान होने चाहिए, योग्य होने चाहिए, तभी जाकर के वो राजा को एक सही एडवाइस दे पाएंगे। और साथ में क्या है कि अगर सुयोग्य अगर मंत्री होगा तो राजा भी निरंकुश नहीं बन पाएगा। तो इस प्रकार से मंत्री जो है उसका कार्य है कि वो राजा को उचित परामर्श दे सके। तीसरा जो इसका अंग है वो है पुर। पुर जैसा कि आपने सुना है कि जयपुर, तो यानी लास्ट में जो पुर आ रहा है जोधपुर, इस तरीके से पुर। अब पुर का यहाँ पे क्या अर्थ है, पुर का यहाँ पे अर्थ है कि जो राजधानी है प्लस वहाँ उस जगह पे जो जनता निवास कर रही है, इन दोनों को मनु ने पुर के अंतर्गत शामिल किया है। तो ये क्या हुआ, राजधानी जो है वो क्या हुई, राज्य के हृदय के समान हुई। क्योंकि राजधानी की जो लोकेशन होती है या किसी भी जगह की जो राजधानी होती है, किसी स्टेट की कैपिटल होती है या किसी नेशन की जो कैपिटल होती है, वो अपने आप में क्या होती है, इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो एक तरीके से क्या होती है, वो राज्य का हृदय, हार्ट। तो मनु ने जो पुर है इसके अंतर्गत राजधानी और उसमें निवास करने वाली जो जनता है उन दोनों को शामिल किया है। अब राजधानी में ही राजा का निवास होगा, और राजा किस में रहता है, एक बड़े से किले में, दुर्ग में। तो उसकी राजधानी की जो लोकेशन है वो कैसी होनी चाहिए कि जहाँ पर शत्रुओं से सुरक्षित हो सके, उसकी प्राकृतिक स्थिति जो है वो भी अच्छी हो। फिर वहाँ के जो निवासी हैं वो भी कैसे होने चाहिए, विनम्र होने चाहिए, वीर होने चाहिए। तो इस प्रकार से ये तीसरी प्रकृति थी राज्य की, पुर। उसके बाद है चौथी प्रकृति, वो है राज्य। अब राज्य जो है इसमें मनु ने गाँव को भी शामिल किया है, और नगरों की तरफ हालांकि मनु ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। तो इसमें मुख्यतः जो है वो है गांव, यानी कि अगर हम राज्य की इकाई माने तो वो क्या होगी, गांव होगी। 10 गांव, 20 गांव, 100 गांव, 1000 गांव, इस तरीके से उसने अलग अलग इनके संगठन बनाए हैं और उन पे अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की है। तो अधिकारी क्या करेंगे, अपने नियंत्रण में आने वाले, अपने अंडर में आने वाले जो गांव हैं उनका प्रशासन, उनका संचालन करेंगे। तो उनका अपना कर्तव्य हुआ कि उनके अपने नियंत्रण क्षेत्र में आने वाले जो एरिया है उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसके बाद आता है पांचवी प्रकृति। पांचवी प्रकृति जो है वो है कोश। कोश मतलब होता है धन। अब देखिए, राज्य का संचालन करना है तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बिना धन के राजा जो है वो सारे कार्य कर सके। उसको धन की भी आवश्यकता होगी, तभी जा कर के वो और अपनी नीतियाँ जो हैं उनको संचालित कर पाएगा। तो राजकोष भी क्या हुआ, एक तरीके से राज्य का महत्वपूर्ण अंग हुआ। इसीलिए राज्य की 7 प्रकृति के अंतर्गत कोष को भी शामिल किया। अब कोष जो है उसमें पैसा किस प्रकार से आएगा, तो उसके लिए मनु ने कहा है कि अलग अलग उपायों से उनको कोष को संपूर्ण रखें, परिपूर्ण रखें। अब वो कैसे आएंगे, टैक्स के द्वारा, कर लगाने के द्वारा। वर्तमान में भी क्या होता है, जैसे हम जो टैक्स पे करते हैं
तो किस में जाता है? राजकोष में। और उसी से क्या होता है, सारी जो व्यवस्था है उसका संचालन हो पाता है। अब मनु ने कर लगाने के अलग अलग सिद्धांत बताए हैं जिनका हम बाद में वर्णन करेंगे, लेकिन यहाँ आपको एक बात जानने की है कि मनु ने राजा को कई जगह अपना परामर्श दिया है, और यहाँ पे भी वो परामर्श देते हुए कहता है कि जो कर लगाना है, जो टैक्स लगाना है या जो नीति बनानी है, वो ऐसी बनाई जाए जो राजा के लिए भी कल्याणकारी हो और प्रजा के लिए भी कल्याणकारी हो। मतलब ऐसा ना हो कि राजा का जो राजकोष है वो तो भरा पूरा रहे और जो जनता है उस पे कर इतना लाद दिया जाए कि वो उसे चुका ना पाए, इस तरीके से। छठी जो प्रकृति है वो है दंड। दंड का मतलब यहाँ पर पनिशमेंट वाला दंड नहीं है, बल्कि यहाँ पे मतलब है सेना, यानी कि आर्मी, सेना, शक्ति। अब इतना आप समझते हैं कि किसी देश की जो सेना है वो अगर पावरफुल होगी, मजबूत होगी, तो ऐसे में क्या होगा, उस देश की रक्षा व्यवस्था अच्छे से हो पाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मनु ने भी राजा को कहा है कि वो अपनी जो सेना है उस पर विशेष ध्यान दे। और यहाँ पर देखिए उसने अलग अलग प्रकार की सेना का उल्लेख किया है, चाहे वो रथ सेना हो, चाहे वो अश्व सेना मतलब घोड़ों की सेना हो, यहाँ तक कि उसने नौ सेना जो जल सेना होती है उनका भी उल्लेख किया है, पैदल सेना का भी उल्लेख किया है, हाथियों की जो सेना होती है उसका भी उल्लेख किया है। यानी मनु ने चाहे युद्ध भूमि पर लड़ा जाए उसके लिए भी, या कोई ऐसा पेड़ों से आच्छादित स्थान है वहाँ पे लड़ा जाए उसके लिए भी, या जल में अगर युद्ध लड़ा जाए तो उसके लिए भी राजा को उचित तरीके से तैयार रहने का निर्देश दिया है। तो कब हो पाएगा? जब वहाँ की जो सेना है वो कैसी हो पाएगी, अपने आप में पूरी तरीके से एक तो शक्तिशाली हो, साथ में अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए सक्षम हो। और लास्ट जो प्रकृति है वो है मित्र। मित्र मतलब कि फ्रेंड। यहाँ पे मित्र का मतलब जो मनु ने बताया है वो दूसरे देशों के साथ संबंधों के रेफरेंस में बताया है। राज्य जो होता है, चाहे अगर हम आज की भी बात करें तो वर्तमान में भी क्या होता है, हर एक देश का अपना कोई एक खास राष्ट्रीय हितों को निभाने वाला मित्र होता है। कोई ऐसा देश भी होता है जो जिसका उसके राष्ट्रीय हितों के साथ टकराव होता है तो वो शत्रु की कैटेगरी में भी आता है। कई ऐसे भी होते हैं राष्ट्र जो ना उनसे हमारे राष्ट्रीय हितों का कोई टकराव है और ना ही उनसे हमारा कोई लाभ है, तो वो एक न्यूट्रल यानी कि उदासीन कैटेगरी में भी आते हैं। तो यहाँ पे मनु ने अलग अलग प्रकार से राजा को ये बताया है कि उसे अन्य राज्यों के साथ में किस प्रकार से संबंध स्थापित करने चाहिए, एक मैत्रीपूर्ण संबंध। अब मैत्रीपूर्ण संबंध होंगे तो राज्य जो है वो खुद भी विकास करेगा, प्रगति होगी, और साथ में उसमें शांति व्यवस्था भी बनी रहेगी। तो इस प्रकार से शक्ति संतुलन बना रहे, इसका मनु जो है वो राजा को परामर्श देते हैं। अब देखिए ये हमने 7 अंगों की चर्चा की है। ये सातों अंग मनु के अनुसार अत्यंत आवश्यक हैं, और देखिए सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। बिना एक दूसरे के इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो अगर हम इनको अगर हम आलोचनात्मक पहलू से देखें तो आधुनिक युग में, अगर हम आज के ज़माने की बात करें, मॉडर्न एरा की बात करें, तो इसमें ये सभी तत्व आज की डेट में ज़रूरी नहीं हैं। साथ में कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि आज की वर्तमान के समय में ज़रूरी हैं, लेकिन मनु ने उनका राज्य की प्रकृति के अंतर्गत उल्लेख नहीं किया है। जैसे अगर हम बात करें कि कानून बनाने वाली संस्था यानी कोई विधायिका, या दंड देने वाली संस्था यानी विवादों का निपटारा करने वाली संस्था यानी कि न्यायपालिका, तो इनको मनु ने राज्य की प्रकृति के अंतर्गत शामिल नहीं किया है। और अगर हम इनके महत्व की अगर हम बात करें तो अलग अलग अंगों की, अलग अलग भागों की हमने चर्चा की है, और साथ में मनु ने स्पेशलाइजेशन किया है, विशिष्टीकरण।
यानी वो राज्य के अलग अलग अंग तो उन्होंने बताए हैं, साथ में उनके कार्यों की ओर भी संकेत किया है। हर एक अंग का अपना एक विशिष्ट कार्य है। अगर वो उचित तरीके से निर्वहन होता है उस दायित्व का, तो अपने आप ही क्या होगा, राज्य में जो शासन है वो सुचारू रूप से हो पाएगा। तो इस प्रकार से आज जो हमने अध्ययन किया वो है मनु के अनुसार राज्य का सप्तांग सिद्धांत। और सप्तांग सिद्धांत जो है आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों में है ही। बाकी की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।